हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस, यूपी जीके एंड कंप्यूटर साइंस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। ये हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो तीखापन है वो कैप्सिसिन के कारण होता है, और मूली में जो तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, और खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है, और करेलों में जो कड़वाहट होती है मेम्बोडिकोसाइट के कारण होती है। प्याज में जो गंध होती है लाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण होती है। लहसुन की गंध जो होती है एलिसिन के कारण होती है। हमारा अगला प्रश्न है, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? ऑक्सिन, जीए, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केले का अचानक जो पकना है वो एथिलीन की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एथिलीन एक जो वाष्पशील गैस है जिसे 1971 में हार्मोन्स के अंतर्गत लाया गया। एथिलीन को हार्मोन्स के अंतर्गत कब लाया गया था? 1971 में। अगला प्रश्न है, मूली में चरपराहट का कारण तो आइसोथायोसाइनेट होता है, इसमें से कोई नहीं राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन है, सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट है, खीरे में जो कड़वाहट है कुकुरबिटेसिन के कारण है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो इसमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। विटामिन जो ई है उसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये एक जल में अघुलनशील विटामिन है। बीसी विटामिन केवल जल में घुलनशील, एडीई के विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और विटामिन ए की खोज इवेंस व बिशप ने 1922 में की थी। विटामिन ए की खोज इवेंस तथा बिशप ने 1922 में की थी। अगला प्रश्न है, पीले फल एवं सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। पीले फल एवं सब्जियां जो विटामिन ए है उसके अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक है? वृद्धि प्रवर्तक कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बोनेट, थाइलिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑक्सीजन होता है वो वृद्धि प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन ऑक्सीजन को कहते हैं। इसके बिना इसके निम्न प्रकार, ऑक्सीजन के भी प्रकार हैं, आई एन 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 ए और आई बी ए। जो है नेफ्थलीन एसिड जो आई बी है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सभी ऑक्सीजन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए MHN मेलिक हाइड्राजाइड की उपयोग दर है। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की अगर संख्या बढ़ाना है तो आप कितने ppm MH का यूज करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 से 100 ppm। टिंडा के पौधों पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए 50 से 100 ppm हम मेलिक हाइड्राजाइड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नींबू वर्गीय फलों में डी ग्रीनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? MH, इथरेल, NAGA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए हम इथरेल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, जो केरी फल इधर उनके कारण जो किसके कारण पीले होते हैं? तो इसमें पपीता का रंग है पीला रंग क्यों होता है? पपीते का पीला रंग केरकोजिंथिन के कारण होता है, और सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन, और मिर्च में कड़वाहट कैप्सेसिन, और हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण, और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, और गाजर का पीला रंग केरोटिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है? जरावस्था के विरुद्ध कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, एग्रोसान जीएन का प्रयोग किया जाता है। एग्रोसान जीएन जो इसका यूज हम किस में करेंगे? सीड उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट, फोलियर ट्रीटमेंट, या सीडिंग ट्रीटमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एग्रोसान जीएन है एक फंजीसाइड है, इसका यूज हम सीड ट्रीटमेंट में करते हैं। बीज उपचार के लिए थायराम है, गैटाम है, जीरम है, इन फफूंदियों का भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक ऑक्सीजन? प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? तो I3 एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA का पूरा नाम होता है, एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल एल्डिहाइड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सभी क्या है? कृत्रिम ऑक्सीजन है। MCPA क्या है? 2,4-D MCPA, ये सभी कृत्रिम ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, मेलिक हाइड्राजाइड 40% जल में मिश्रणीय चूर्ण का 200 ppm 10 लीटर के घोल बनाना है, तो उसके लिए हम कितना रसायन की आवश्यकता होगी? तो C 5 kg 5 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एथिलीन अवरोधी रसायन? एथिलीन अवरोधी रसायन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है एथिलीन अवरोधी रसायन माना जाता है। अगला प्रश्न है, MCPA जो है मिथाइल क्लोरोप्रीन जो है MCP भी एंटी इथाइलिन रसायन है। MCP भी क्या है? एक एंटी इथाइलिन है। और सिल्वर सल्फेट जो है
थायोसल्फेट ये भी जो है, या सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों क्या है, एथिलीन के विरुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, जो हार्मोन के रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करें उसमें क्या है, साइटोकाइनिन है, जी है, बी है, आई ए है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रंध्रों के बंद होने के लिए जो ए बी है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसका यूज कर सकते हैं, हार्मोन रंध्र को बंद करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ये कैरेट इज ए मेन सोर्स ऑफ, गाजर जो है, गाजर किसका स्रोत है, मुख्य प्रोटीन है, विटामिन है, कैरोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और जो नारंगी गाजर होती है उसमें कैरोटीन है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गाजर में जो प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, 3150 IU पाई जाती है। गाजर में विटामिन 3150 IU पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्याज में तीखापन यानी पजेंसी ऑफ द ओनियन बल्ब इसमें कितनी होती, किसके कारण होते हैं, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहसुन में जो गंध होती है वो डाइएलाइल डाइसल्फाइड या एलिसिन यौगिक के कारण होती है, सल्फर यौगिक भी बोलते हैं। और खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटेसिन। मिर्च में तीखापन या चरपराहट, कैप्सेसिन। हल्दी का पीला रंग, कुरकुमिन। करेले में कड़वाहट, मेरमुडकोसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सब्जी में काय सर्वाधिक कैल्शियम पाया तत्व पर, कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में होगा, प्याज, मेथी, लोबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोबिया का ओपी में। अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी इज मोस्ट कॉमन, पार्थेनोकार्पी ज्यादातर किसमें मिलेगी, कटहल, आम, लीची, केला। तो केला राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो उसे पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन बोलते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाए तो उसे अनिषेक फलन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, फलों को पकाने वाला कौन सा पादप वृद्धि नियामक है, ऑप्शन नंबर ए IBA, इथाइलिन गैस, एसिटिलीन गैस, मैलिक हाइड्रोजेट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो इथाइलिन गैस है इसका द्रव रूप होता है इथोफोन, इथाइलिन है, ये फलों को पकाने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, इथाइलिन के और भी यूज होते हैं या पौधों में पुष्पन को कम करता है, इथाइलिन जो है पौधों में पुष्पन कम करेगा, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह फलों के पकाने का मुख्य हार्मोन है। इथेफॉन से इथाइलिन गैस निकलती है, जो इथेफॉन होता है उसी से इथाइलिन गैस निकलती है, जिस कारण इससे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम में लेते हैं। इथाइलिन जो है इसको 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया था। इथाइलिन को बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में हार्मोन सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखते हैं। बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। स्टार्टिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं, बीज की डोरमेंसी तोड़ने के लिए बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस निम्न तापक्रम पर रखने की जो क्रिया है स्ट्रेटिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि किस बीज में भ्रूणपोष होते हैं, किस में भ्रूणपोष होते हैं, किस बीज में भ्रूणपोष में होते हैं, भ्रूणपोष में क्या पाए जाएंगे, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन। तो ये सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसी भ्रूणपोष में विटामिन है, एंजाइम, हार्मोन, ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो जरावस्था के विरुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, तो MH का यूज करेंगे। भंडारण की अवस्था में जो प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए हम 2500 ppm मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करते हैं। भंडारण में क्या है, हम प्याज की जर्मिनेशन को रोकने के लिए 2500 ppm पार्ट पर मिलियन मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि तत्व जो अंगूर के फल को बढ़ाने में सहायक होता है, पादप वृद्धि तत्व जो अंगूर के फल को बढ़ाने में सहायक होगा वो एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो जिब्रेलिक एसिड है वो फलों के साइज को बढ़ाने के काम आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एथिलीन अवशोषक है, तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है एथिलीन अवशोषक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन जो है ये फलों के पकाने में सहायक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिक एसिड निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करेगा, जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करेगा, फलों को गिरना या राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेटिव ग्रोथ या प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ फ्लावर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो जिब्रेलिक एसिड है वेजिटेटिव ग्रोथ से संबंधित है, फलों की साइज को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, प्रोटीन। तो ऑक्सिन क्या है, प्रकार का
हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑक्सिन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 जो कंपोजिट मक्का होता है उसमें क्या अधिक पाया जाता है? ओपेक 2 मक्का में क्या अधिक पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है, ट्रिप्टोफेन व लाइसिन। सामान्य मक्का की तुलना में जो ओपेक 2 मक्का होता है उसमें ट्रिप्टोफेन व लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न को रोकने के लिए हम क्या यूज करें? नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न के लिए किसका यूज करेंगे? तो 2,4-D है, इसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2,4-D नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़न रोकने के लिए एक उपयुक्त रसायन है। अगला प्रश्न है, GA जो होता है जिब्रेलिक एसिड, ये सुप्तावस्था को भी तोड़ता है। BA इंडोल ब्यूटारिक एसिड सूखा के पर रेजिस्टेंसी पैदा करता है, इथाइलिन फल पकाने में, और NaNA फल झड़न को रोकने के काम आता है। लेकिन नींबू के लिए हम फल झड़न रोकने के लिए 2,4-D यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस सब्जी में पाए जाते हैं? टमाटर में, चुकंदर में, कैप्सिकम में, कैबेज में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शिमला मिर्च होती है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों के शीघ्र पकने के लिए निम्न प्रयोग होता है? फलों के पकने में इथेनॉल या इथाइलिन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एथेरल जो है इथेरल से ही इथिलीन गैस निकलती है, ये द्रव रूप है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए हम इथेरल रसायन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज का पीला रंग जो होता है वो होता है क्वेरसिटिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेरसिटिन के कारण प्याज का पीला रंग, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन जो है उत्पन्न करता है, जिब्रेलिन क्या उत्पन्न करेगा? अंत असाधित दीर्घीकरण यानी एंटीमोडल इलोंगेशन। जिब्रेलिन प्रोड्यूस एंटीमोडल इलोंगेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है जो विकास प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। स्टेम को बढ़ाना, अंकुरण, सुप्तावस्था तोड़ना यानी डोरमेंसी को भी ये तोड़ेगा, और स्टेम को भी बढ़ाता है। फूल फल विकास में पत्ती और फलों के फूलने में शामिल है। यानी जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हम फल झड़ने के रूप में भी कर सकते, डोरमेंसी तोड़ने में करेंगे, नींबू में फल झड़ने को रोकने के लिए करेंगे, जर्मिनेशन सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए करेंगे, पत्ती और फलों के फूल में शामिल होता है विकास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि मंदक है? वृद्धि मंदक कौन सा है? इसमें 2,5-TA साइकोसोल है, CPA टीबा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो साइकोसोल मैलिक हाइड्राजाइड होते हैं ये वृद्धि मंदक हार्मोन है। 2,4-D ये साइकोसोल और मैलिक हाइड्राजाइड जो है वृद्धि मंदक है। साइकोसोल और MH वृद्धि मंदक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑक्सिन के प्रकार है? ऑक्सिन के प्रकार IA, IBA, NA, 2,4-D ये सभी हैं। अगला प्रश्न, सुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा हम वृद्धि नियामक यूज करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड। तो सुप्तावस्था तोड़ने के लिए जो जिब्रेलिक एसिड है उसका यूज किया जाता है, बढ़िया रसायन है। अगला प्रश्न है, पपाया फ्रूट्स आर रिच फॉलोइंग। पपाया में क्या होता है? विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पपीता का पीला रंग किरकाजंथिन। अगला प्रश्न है, हार्मोन दिए हुए हैं, उनके कार्य दिए हुए हैं। जो IBA हार्मोन होता है वो रूट फार्मेशन से संबंधित, जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें रूटिंग के लिए IBA हार्मोन यूज किया जाता है। साइटोकाइलिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन। अगला प्रश्न है, किसी बीज के भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। किसी बीज के भ्रूणपोष में क्या होते हैं? विटामिन, एंजाइम, हार्मोन सभी होते हैं। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अंगूर है, लीची है, इनमें टार्टेरिक, इमली है इसमें टार्टेरिक, अंगूर, लीची, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। आम के फलों को गिरने के लिए क्या यूज करेंगे? 2,4-D का यूज कर सकते हैं। नींबू में भी 2,4-D यूज करते हैं फलों को गिरने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि नींबू वर्गीय फलों को डी ग्रीनिंग करने के लिए, डी ग्रीनिंग के लिए आप एलोफोन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। नींबू वर्गीय फलों को डी ग्रीनिंग करने के लिए एलोफान रसायन प्रयोग में लेते हैं, जिसका प्रयोग करने पर नींबू वर्गीय फल जो है रंग विहीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जिब्रेलिक एसिड उपचार की संतुष्ट की जाती है। जिब्रेलिक एसिड उपचार की संतुष्ट कब करते हैं? आलू में अंकुरण रोकने के लिए। जिब्रेलिक अम्ल की संतुष्ट जो है आलू में अंकुरण रोकने के लिए की जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग फलों के आकार में वृद्धि करने और कोशिका की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। जो जिब्रेलिक एसिड है आलू में क्या करता है? अंकुरण रोकने के लिए किया जाता है, इसको आलू जमे ना। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाइकोपीन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि तापमान ऊपर हो।
टमाटर में लाइकोपीन के निर्माण पर कब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होने पर टमाटर में लाइकोपीन पिगमेंट विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, गाजर का लाल रंग किसके पिगमेंट से होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंथोसाइनिन के कारण जो है गाजर का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, पपीते का पीला रंग केरकाजिंथिन होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर का एंथोसाइनिन लाल रंग होता है, गाजर का ऑरेंज कैरोटीन, प्याज का पीला क्योरसिटिन, टमाटर का लाल लाइकोपिन और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। और गोभी की पत्तियों में जो है कसेलापन आता है वो सिनगिनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें अगला प्रश्न है कि टमाटर में फल वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। टमाटर में फलों के साइज को बढ़ाने के किसका यूज करेंगे? तो 2,4-D का यूज कर सकते हैं। 2,4-D हार्मोन का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, टमाटर के पौधों में फल बनते समय पैराक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड 15 से 20 ppm की दर से और 2,4-D का घोल सोडियम साल्ट 1 से 5 ppm की दर से छिड़काव करने पर फलों का आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में तीखापन यानी पजेंसी सरसों के तेल में होते हैं ग्लूकोसाइनेट की वजह से। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन उत्प्रेरक या थर्मोसेंसिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमी। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन भी होते हैं, उत्प्रेरक भी होते हैं और थर्मोसेंसिटिव भी होते हैं, तापी संवेदनशील। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? प्राकृतिक ऑक्सीजन में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, ट्रिप्टोफैन। प्राकृतिक ऑक्सीजन का जो है अग्रगामी प्रिकर्सर ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन। प्रिकर्सर ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, साइंथेसिस ऑक्सीजन आर, साइंथेटिक मतलब संश्लेषित ऑक्सीजन कौन से होते हैं? तो इसमें साइंथेसिस ऑक्सीजन हो जाएगा IBA है, NA है, 2,4-D है, IPA MH 2,4,5T। ये सभी क्या हो जाते हैं? सिंथेटिक ऑक्सीजन यानी कृत्रिम रूप से, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है, जठर में उपस्थित एंजाइम, जठर में कौन सा पाया जाता है? जठर में होता है पेप्सिन। जठर से उपस्थित में एंजाइम है कौन सा? पेप्सिन। पपीते के पपेन से भी पेप्सिन निकलता है। अगला प्रश्न है, जठर में उपस्थित एंजाइम पेप्सिन है। जठर में रेनिन और लाइपेज एंजाइम भी होते हैं। जठर में रेनिन और लाइपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ऐसा रसायन जिसका मूंगफली की बुआई के 60 दिन बाद छिड़काव करने से स्पेनिश झुमका किस्मों के बीज में सुसुप्तावस्था प्रेरित होती है। ऐसा कौन सा रसायन है जिसका हम मूंगफली की बुआई के 60 दिन बाद छिड़काव करेंगे तो स्पेनिश झुमका किस्मों के बीजों में डोरमेंसी प्रेरित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, MH 250 ppm। मैलिक हाइड्रोजाइड का अगर 250 ppm यूज करेंगे तो उसमें डोरमेंसी प्रेरित होती है मूंगफली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पौधों में कठोरता प्रदान करता है? पौधों में कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सा है? CCC है, केओलिन है, PMA है, CaCO2 है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। जो CaCl2 है, इस रसायन का यूज पौधों में कठोरता प्रदान करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड का समूह जो एमिनो एसिड को निर्दिष्ट करता है कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड का समूह जो एमिनो एसिड को निर्दिष्ट करता है वो कोडोन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड घोल का रंग कैसा होता है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो घोल होता है वो रंग विहीन होता है। 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का घोल रंग विहीन होता है, कलरलेस। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? कौन सा डोमेन जो है व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित? तो .com जो होता है वो डोमेन जो है व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विधि जिसके आपको कंप्यूटर सुरक्षित करने के लिए सही है? कौन सी मेथड आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? सिस्टम को अपडेट करें, यूजिंग एंड इनेबलाइजिंग फायरवॉल का उपयोग करें और एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज करें। तो इसमें सभी जो टेक्निक्स हैं ये इनका यूज कर सकते हैं कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए। सिस्टम अपडेट करें, यूजिंग फायरवॉल, यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सभी जो है आपको कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस टूल बार में होता है? जो अलाइनमेंट बटन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है ईमेल।
ईमेल के माध्यम से हम इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया। कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और या अन्य कंप्यूटरों को भी प्रभावित करता है, उसे क्या बोलेंगे? वायरस, टॉर्पेडो, हुरिकेन डिजीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो वायरस हो जाता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड होता है? तो व्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ किसकी आवश्यकता पड़े? साइन अप करें, रजिस्टर करें, साइन इन करें। अगर आप ईमेल पढ़ना चाहते हैं, ईमेल की सेवा लेना चाहते हैं, तो आपको ईमेल के साथ साइन इन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, सीसी का पूर्ण नेम। सीसी का पूर्ण नेम होता है कार्बन कॉपी। सीसी का पूर्ण नेम, ईमेल में सीसी का पूर्ण नेम कार्बन कॉपी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टॉगल केस का उदाहरण? टॉगल केस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट। टॉगल केस का मतलब होता है पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है। टॉगल केस में पहला लेटर स्मॉल। अगला प्रश्न है, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड होता है? चेंज केस कमांड होता है फॉर्मेट में। चेंज केस कमांड होता है फॉर्मेट में। अगला प्रश्न है, किसको छोड़कर हम सभी से हम नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? Ctrl+N से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू बटन, फाइल मेन्यू, फिर न्यू प्रेजेंटेशन पर जाकर आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है। Ctrl+O से आप नया प्रेजेंटेशन नहीं तैयार कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का यूज करेंगे? वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में Ctrl+F5 की का यूज करते हैं। Shift+F5 की के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दबाएं। स्लाइड में अगर टाइम सेटिंग डालना है तो आप लिब्रे ऑफिस में क्या करेंगे? स्लाइड लेआउट करेंगे, स्लाइड मेनू या स्लाइड ट्रांजिशन बटन। तो आप समय डालने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन दबाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन बटन दबाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें ट्रस्ट सील का उदाहरण है। प्राइवेसी सील है, सिक्योरिटी सील है और बिजनेस सील, ये सभी जो हैं ट्रस्ट सील के एग्जाम्पल है। बट जो पर्सनल सील है ये ट्रस्ट सील का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? पेज सेटअप कमांड होता है फॉर्मेट में। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है पेज सेटअप कमांड। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है ऑल ऑफ द अबव, इसमें राइट है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और डायनेमिक सिस्टम है। इंटरनेट कॉम्प्लेक्स, डिसेंट्रलाइज और डायनेमिक सिस्टम है, तीनों राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर्म। आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला प्रश्न है, एनईएफटी सेवा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 2005। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2005 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट? एमबी है, टीबी है, केबी, जीबी। तो टीबी जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस, तो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस भी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या है? डाटा इम्पोर्टेंट एंड अनस्टेबल बनाना। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ है? डाटा महत्वपूर्ण, समझने योग्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? न्यूज सर्वर जो NNTP होता है उसके माध्यम से न्यूज पढ़ने वालों को जानकारी प्राप्त कराता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। www पर वेब पेज व्यू करने के लिए हम वेब ब्राउज़र यूज करते हैं। www पर वेब पेज व्यू करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है अनटाइल्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन नंबर डी है।
इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का जो डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू है तो इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। लिब्रे ऑफिस कंट्रोल एवं राइटर में जो प्रिंट प्रीव्यू होता है उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहते हैं, कनेक्शन, कंजेक्शन या कॉन्टेक्शन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजेक्शन। इंटरनेट ट्रैफिक इज आल्सो नोन एज कंजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल पैकेज है? कोरेल ड्रा, जो कोरेल ड्रा है वो ग्राफिकल पैकेज है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, यदि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न, यूपीआई जो यूपीआई इंटरफेस है गवर्नड बाई, यूपीआई इंटरफेस गवर्नड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई गवर्न होता है। अगला प्रश्न है, सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न की का यूज करते हैं। अगर सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करना है तो डेल बटन भी यूज कर सकते हैं और बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए डेल और बैक स्पेस दोनों का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मिलकर बनती है। सीपीयू किससे मिलकर बनती है? सीपीयू जो है सीयू, एएलयू और रजिस्टर से मिलकर बनती है। सीपीयू जो है सीयू, एलयू और रजिस्टर से मिलकर बनती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कह सकते हैं? तीन मुख्य रूप से भाग हैं। कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, एक होता है एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है रजिस्टर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर में इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है? जो माउस है, माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, 8 बिट के समूह को क्या बोलेंगे? 8 बिट के समूह होता है 8 बाइट। अगला प्रश्न है, नेट स्केप नेविगेटर है। नेट स्केप नेविगेटर क्या है? एक ब्राउजर है। नेट स्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से किसकी सहायता से इंसर्ट किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ग्राफिक ऑब्जेक्ट है वो इमेज, गैलरी, चार्ट सभी के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट, इमेज, गैलरी, चार्टर सभी के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। सभी इसमें राइट हैं। अगला प्रश्न है, आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं? तो टेलनेट के द्वारा आप कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। अब आगे यूपीजी के संबंधित मोस्ट 15 पार्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव की इजाजत मिलती है? अगर विधानसभा विधान परिषद का सृजन करनी चाहती है तो उसके लिए आर्टिकल 169 है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर कोई विधानसभा विधान परिषद का सृजन करना चाहते तो उसके प्रस्ताव के लिए जो इजाजत है 169 आर्टिकल से मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल के संतुष्ट के। बिना राज्यपाल के संतुष्ट के कोई भी जो धन विधेयक है राज्य विधानसभा में पेश नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इस भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। भारत में जो 3 टियर सिस्टम था पंचायती राज का वो बलवंत राय मेहता जी लाए, सिफारिश की। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल जो मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। जो राज्य का राज्यपाल है मंत्री परिषद के परामर्श से कौन से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए ये भी बहुत राइट है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल कह सकता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचार किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसमें पहला राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी नीचे वाले डाउट हैं। जो राज्य विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल कह सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जाएगा। उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है,
हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित नहीं होगा। अगला, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जाती है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जाएगी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त की जाती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, राइट है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, यह भी सही है। कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है, यह भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊपर के तीनों राइट हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो है नगर का प्रथम नागरिक होगा, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा और कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है, तीनों ऊपर के राइट हैं। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो दो महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, सरोजिनी नायडू और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरोजिनी नायडू और मायावती जो है दो महिलाएं यूपी के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं है? तो मतलब एक कृष्ण चंद्र राय ये नहीं रहे हैं, बाकी गोविंद वल्लभ पंत हैं, हेमवती नंद बहुगुणा जी हैं, नारायण दत्त तिवारी सभी यूपी के सीएम रह चुके हैं। कृष्ण चंद्र पंत जो हैं यूपी के कभी सीएम नहीं रहे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दो थे, वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या है 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? यूपी को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव 21 नवंबर 2011 को पारित हुआ। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ? 21 नवंबर 2011। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 सदस्यों की कुल संख्या है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 403। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? 8 मार्च 1952। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का जो गठन है 8 मार्च 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती जी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1975 में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन 1975 में हुआ। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया वो बनारसी दास थे। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया वो बनारसी दास थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1937 को, उससे पहले संयुक्त प्रांत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी यूपी का राज्यपाल नहीं रहा? तो एनडी तिवारी यूपी के राज्यपाल नहीं रहे, बाकी वीवी गिरी है, मोतीलाल वोहरा हैं, रोमेश भंडारी यूपी के राज्यपाल रहे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूपी में कितने पंचायत हैं? तो वर्तमान समय यूपी में जो पंचायतें हैं वो 58,189 के आसपास हैं। वर्तमान समय में यूपी में जो पंचायतों की संख्या 58,189 के आसपास है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त जो था विशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूपी के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो चंद्रभानु गुप्त जो हैं वो कभी भी राज्यपाल नहीं रहे यूपी के। HP मोदी हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हैं, बरगुला रामकोट राव हैं, ये राज्यपाल रहे यूपी के, लेकिन चंद्रभानु गुप्त नहीं थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। यूपी की स्थापना दिवस 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश बना तो उस समय पहले राज्यपाल कौन बने थे? वो थे होर्मुज फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? होर्मुज फिरोज शाह मोदी जी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष।
स्वतंत्र भारत में यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबाई लाल शर्मा, नफीसुल हसन। तो अगला इसमें प्रश्न देखेंगे, किसी जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो है प्रयागराज में 12 सीटें हैं। किसी जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं। इसमें पूछा गया राज्यसभा में सीटें तो 31, लोकसभा में पूछे तो 80 सीटें। अगला प्रश्न है, नगर सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है वो होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यूपी के राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब शुरू हुई? 1961-62। इसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है यूपी में 2002 में हुआ और राज्य सूचना आयोग का गठन यूपी में हुआ है 2005 में। राज्य सूचना आयोग 2005 और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। प्रश्न है, विशिष्ट ऊर्जा किसकी अधिक होती है? विशिष्ट ऊर्जा किसकी अधिक होती है? बालू, क्ले, सिल्ट, ह्यूमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस की विशिष्ट ऊर्जा अधिक होती है, 200 से अधिक। अगला प्रश्न है, मृदा में किस संग्रहणी एक्युमुलेशन प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना जाता है? मृदा में किस एक्युमुलेशन प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना जाएगा? आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा में जो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का संग्रह प्रक्रिया इसको लेटराइजेशन माना जाता है। अगला प्रश्न है, पोडोजोलाइजेशन। पोडोजोलाइजेशन प्रक्रिया में मृदा में किसका संग्रह होगा? सिलिका का, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का या जिप्सम का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोडोलाइजेशन प्रक्रिया में जो है मृदा में सिलिका का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ऐसी चट्टानें जिसमें 65% से अधिक सिलिका ऑक्साइड यानी SiO2 होता है कि प्रकृति होगी? ऐसी चट्टानें जिसमें 65% से अधिक सिलिका ऑक्साइड होता है कि प्रकृति कैसी होगी? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या चूना युक्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसी चट्टानें जिसमें 65% से अधिक सिलिका ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, मृदा में लगभग कितने % से अधिक सिलिका होती है? 24, 31, 35 या 27। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृदा में जो है लगभग 27% से अधिक 27% तक सिलिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा वायु में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 70, 74, 82, 78। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृदा वायु में नाइट्रोजन की जो सांद्रता होती है लगभग 78% के आसपास होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलिन नहीं है? कियोलाइट जो है फास्फोरस से है, माल्ट मोनोलाइट पोटासियम मैग्नीशियम से है, वर्मिकुलाइट मैग्नीशियम से रिलेटेड है, लेकिन इलाइट में लोहा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 63 जो 83 है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केओलाइट में फास्फोरस होता है, माल्टमोलोनाइट में केओरेमजी पोटास और मैग्नीशियम और वर्मिकुलाइट में मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए मृदा में उपलब्ध ओल्सन फास्फोरस की क्रिस्टल लिमिट है? गेहूं की फसल के लिए मृदा में उपलब्ध ओल्सन फास्फोरस की क्रिस्टल लिमिट कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। गेहूं की फसल के लिए मृदा में उपलब्ध ओल्सन फास्फोरस की क्रिस्टल लिमिट 10 kg प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट में गंधक का अंश होता है 12%, 20%, 24% या 30%। अमोनियम सल्फेट में गंधक कितने % होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 24%। 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अमोनियम सल्फेट में गंधक 24% होती है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है?
क्षारीय मृदा में कौन सा एक मुख्य क्षार पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय मृदाओं में जो है सोडियम कार्बोनेट मुख्य क्षार पाया जाता है, इसलिए क्षारीय सॉइल को सोडिक सॉइल्स भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तेल खलियों में से किसमें नाइट्रोजन का अधिकतम अंश होता है? किस ऑयल के एक्स में नाइट्रोजन का अधिकतम अंश होगा? अरंडी खली, नीम खली, मूंगफली खली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मूंगफली खली होती है, इसमें जो है नाइट्रोजन अधिकतम होता है 7 से 8% तक। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा सुघट्यता के निर्धारण हेतु क्या उपयोग में आता है? मृदा शुद्धता किसे निर्धारित करेंगे? पिकोनोमीटर से, अटरबर उपकरण, इर्गा या ब्योकस हाइड्रोमीटर। तो जो प्लास्टिसिटी होती है, सॉइल प्लास्टिसिटी, उसका निर्धारण करते हैं हम अटरबर्ग उपकरण से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। सॉइल प्लास्टिसिटी यानी मृदा सुघटता जो है, इसका जो निर्धारण है अटरबर्ग उपकरण से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा समुच्चय यानी सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण। सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण किससे करेंगे? योडर उपकरण, इर्गा, कोन पेक्नोमीटर, अटरबर्ग उपकरण। तो सॉइल प्लास्टिसिटी तो अटरबर्ग उपकरण से होती है, लेकिन जो मृदा एग्रीगेशन है उसका निर्धारण हम योडर उपकरण से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्रा मृदा के रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी मात्रा है मृदा में जो रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करेगी? जो मृदा में सर्वाधिक अवायु अवस्था में होते हैं वो -250 है। 101 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। -250 जो मात्रा है मृदा में रेडॉक्स पोटेंशियल का निर्धारित करती है, जो मृदा में अवायु अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बैकेट 1964 द्वारा वर्णित QI संबंध के तहत उच्च PBC के क्या दर्शाएगा? बैकेट ने 1964 में दिया था QI संबंध के तहत जो उच्च PBC के है वो क्या दर्शाएगा? मृदा में उच्च पोटेशियम की उपलब्धता, यानी मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है, ये चीज दर्शाएगा उच्च PBC की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। 102 का सी, मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है, ये उच्च PBC के दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट का 200 ppm का 100 लीटर का विलियन पत्तियों पर छिड़काव बनाने हैं तो जिंक सल्फेट की मात्रा 20 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप तत्व कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या रखता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास। तो कौन सा राइट हो जाएगा? नाइट्रोजन। 104 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा पादप पोषक तत्व कुल अवशोषित आयंस की आधी कम से कम आधी संख्या रखता है? वो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है 0.1 से 2%, 1 से 10%, 30 से 40%, 90 से 98%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 105 का है। मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की जो सीमा है 0.1 से 2% है। अगला प्रश्न है, माइका की धनायन विनिमय क्षमता होती है। माइका की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 0, 80 से 100, 30 से 50 या 150। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो माइका की धनायन विनिमय क्षमता होती है 0 होती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % होता है? 50, 17, 22, 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम सल्फेट में गंधक लगभग 17% के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए कौन सा रसायन या पदार्थ उपयोग में लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या गर्म पानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी किसकी कमी से होता है? घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी किसकी कमी से होता है? Mg यानी मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घास वाली फसलों में ग्रासटिटेनी मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उदासीन चीलेट का उदाहरण है? EDTA, DTPA, साइट्रिक अम्ल या EDTHA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृदा में जो उदासीन चीलेट है वो साइट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, मृदा में लोहा, Fe, जिंक, जर्डियम, कॉपर, Cu, मैग्नीज, एमएन की जांच के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? मृदा में लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की जांच के लिए कौन सी मेथड अपनाएंगे? DTP। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
मृदा में लोहा, जिंक, मैग्नीज और कॉपर की जांच के लिए DTPA विधि अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें, 11 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मैग्नीज खनिज नहीं है? पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट, रोडोनाइट। जिनके लास्ट में जो है पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट, रोडोनाइट, ये सभी मैग्नीज खनिज है, लेकिन टीनोराइट मैग्नीज खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, 112 का डी। मैग्नीज खनिज नहीं है, टीनोराइट। पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट और रोडोनाइट मैग्नीज खनिज के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है जो एक अधातु है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सा एक अधातु है? लोहा, मैग्नीज, जिंक, बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बोरान है वो एक अधातु सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न है, डाइट में मोलिब्डेनम और कॉपर के असंतुलन से जानवरों में मोलिब्डेनोसिस हो बीमारी हो जाती है। जब घास में मोलिब्डेनम का अंश कितने ppm से ज्यादा हो? डाइट में मोलिब्डेनम और कॉपर के असंतुलन से जानवर में मोलिब्डेनोसिस बीमारी हो जाती है जब घास में मोलिब्डेनम का अंश कितने ppm से ज्यादा होता है? 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब जो घास में मोलिब्डेनम का अंश 5 ppm से ज्यादा होगा तो मोलिब्डेनोसिस बीमारी हो जाती है पशुओं में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण मान कैल्शियम कार्बन तुल्यांक कितना होता है? जो है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का उदासीनीकरण मान या कैल्शियम कार्बन का तुल्यांक मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण मान 136% है, कैल्शियम कार्बन तुल्यांक जो होता है वो 136% होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा में किस तत्व की विशालता के कारण पौधे की वृद्धि सामान्यतः अवरुद्ध हो जाती है? अम्लीय मृदा में किस तत्व की विशालता के कारण जो है पौधे की वृद्धि सामान्यतः अवरुद्ध हो जाएगी, विशेषकर जब मृदा pH 5 या 5.5 से कम होता है? लोहा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब एल्युमिनियम की जो होगा अम्लीय मृदा की विशालता के कारण, जो एल्युमिनियम होता है एल्युमिनियम तत्व की विशालता के कारण पौधों की वृद्धि जो है अवरुद्ध हो जाती है जब सॉइल pH 5 या 5.5 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा में चूना की सिफारिश करते समय कितने इंच गहराई मृदा को गहराई आधार मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 6, 4, 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो अम्लीय मृदा में चूना की सिफारिश करते समय 6 इंच मृदा गहराई को आधार मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा की भौतिक दशा खराब होती है? किस सॉइल की जो भौतिक दशा खराब होगी, क्षारीय, लवणीय, लवणीय क्षारीय या कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी। जो सोडिक सॉइल होती है, एल्काली सॉइल होती है यानी क्षारीय सॉइल, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है दशा कंडीशन है वो सब खराब होती है। इनका क्षारीय सॉइल का जो pH मान मोर देन 8.5 होता है और विनियमशील सोडियम भी 15% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और उनकी विद्युत चालकता भी 4 मिलीमोल से अधिक ही होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात की गणना कौन सा फार्मूला करता है? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें सोडियम बटे अंडर रूट कैल्शियम स्क्वायर प्लस मैग्नीशियम स्क्वायर बटे 2। SAR बराबर सोडियम बटे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर बटे 2। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश की गहराई से जड़ें कुल कितना पानी ले पाती हैं? ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश की गहराई से जड़ें कुल कितना पानी ले पाएंगे? 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 40%। ऊपरी 25% सक्रिय मूल प्रदेश यानी रूट जोन की जो गहराई से जड़ें लगभग 40% पानी ले पाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में एक बुशेल दाने का वजन कितना होता है? मक्का में एक बुशेल दाने का वजन कितना होता है? 50 पौंड, 60 पौंड, 56 पौंड या 48 पौंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 56 पौंड। मक्का में एक बुशेल जो दाने का वजन होता है 56 पौंड होता है। पैडोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? JP हॉपकिंस को, JP लास को, लिविंग या VV डाकुचियो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पैडोलॉजी का जनक VV डाकुचियो को बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, पादप उत्पादन का मृदा के विभिन्न गुणों के साथ संबंध किसने ग्राह्य रखा है? एग्रोनॉमिस्ट, पेडोलॉजिस्ट, मृदा केमिस्ट या एडोफोलॉजिस्ट। पादप उत्पादन में मृदा के विभिन्न गुणों के साथ जो संबंध एडोफोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने बनाया रखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मृदा के मतलब पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन जो एडोफोलॉजी कहलाएगा। एडोफोलॉजी से संबंधित है एडोफोलॉजिस्ट। ऑप्शन अगला प्रश्न है, चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? सोलम, बेड रॉक, एओरिजिन या रिगोलिथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चट्टानों पर पड़े बिना जमे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? रेगोलिथ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा के लंबवत काटे हुए भाग को क्या बोलेंगे? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल नोन एज सॉइल प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 134 का सी। मृदा के लंबवत काटे हुए भाग को प्रोफाइल बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सोलम में होता है। सोलम में क्या होगा? ए बी और ई होराइजन, ए बी होराइजन, ए बी और सी या ए प्लस रिगोलिथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। जो सोलम होता है उसमें ए बी और ई होराइजन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक मृदाओं में आयतन के हिसाब से साधारणतः तथा 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, परंतु भार के आधार पर कम से कम कितना होना चाहिए? तो 100 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कार्बनिक मृदाओं में आयतन के हिसाब से जो है साधारण लेकिन 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, परंतु भार के आधार पर कम से कम 20% कार्बनिक मैटर होना चाहिए कार्बनिक मृदाओं में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक खनिजों में कौन सा खनिज अपरदन के प्रति मोस्ट रेजिस्टेंट रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्वार्टज है मोस्ट रेजिस्टेंट क्षमता रखता है सॉइल इरोजन के प्रति। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे जल्दी अपरदित होता है? नहीं होता, लीस्ट रेजिस्टेंट है। सबसे जल्दी अपरदित होगा वो कौन सा? जियोलाइट, थियोडेंट, एंथ्रासाइट, ओविलिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ओलिविन है ये सबसे जल्दी अपरदित है, लीस्ट रेजिस्टेंट है सॉइल अपरदन के प्रति, और जो क्वार्टज है ये मोस्ट रेजिस्टेंट है अपरदन के प्रति। प्राथमिक खनिजों में कौन सा खनिज जो अपरदन के प्रति जो मोस्ट रेजिस्टेंट है? ये हो जाएगा क्वार्टज में बहुत जल्दी अपरदन नहीं होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट है सॉइल इरोजन के प्रति। और जो ये लीस्ट रेजिस्टेंट है मृदा अपरदन के प्रति वो है ओलिविन। ओलिविन सबसे जल्दी अपरदित हो जाएगा लेकिन क्वार्टज जल्दी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक खनिज है? मस्कोवाइट, डोलोमाइट, बायोराइट या एनोराइथाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। डोलोमाइट द्वितीयक खनिज होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पेत्रा पदार्थ क्या कहलाएंगे? गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे? ग्लेशियल कहलाएंगे, मेराइन, ओलिविन या कोलिवियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन होने वाले अकार्बनिक पदार्थ को कोलिवियल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ। हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सेल्ट और उसके साथ महीन बालू और क्ले होता है क्या कहलाएगा? मृदा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सेल्ट होगा, बालू होगा, क्ले होगा, क्या कहलाएगा? ओलिवियन, मेराइन, लोएसिस या एलुवियल। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो, लोएसिस बोलते हैं इसको। हवा के साथ उड़ने वाला पदार्थ जो प्राथमिक रूप से सिल्ट और उसके महीन बालू कण और क्ले होते हैं वो लोएसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य। भारत का कौन सा स्टेट जो है दूध उत्पादन में अग्रणी है? पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सफ़ेद क्रांति वो संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, नीली क्रांति मछली पालन मत्स्यिकी से, पीत क्रांति जो है तिलहन से, और हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। पोषण के अनुसार अंडा एक किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, असंतृप्त वसी अम्लों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडा सभी का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस तथा असंतृप्त वसी अम्ल। अगला प्रश्न है, मांस एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, लोहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी। तो ये सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य जिनमें गोवध की हत्या की अनुमति मिली हुई है।
तो दो स्टेट हैं, केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और पश्चिम बंगाल इंडिया के दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ गोवध की अनुमति मिली हुई है। अगला प्रश्न है, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध खीस कहलाता है। उपरोक्त सही है गलत? तो ये राइट हो जाएगा। गाय या भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का जो प्रथम दूध होता है वो खीस कहलाता है, राइट है ये। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रोवेक्सिन, फेरिटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग होता है और लाल होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, CO2, SO2, CO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जो है CH4, ये बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है? फीता, क्रम, फ्लैटवर्म, गोलवर्म, केचुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केचुआ होता है, इसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, DNA में राइबोस शुगर पाई जाती है जबकि RNA में डीऑक्सीराइबोस। तो ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। DNA में डीऑक्सीराइबोस होती है जबकि RNA में राइबोस होती है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। इधर हार्मोन दिए हुए हैं, इधर स्रोत दिए हुए। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथ से निकलेगा, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय से, थायरॉक्सिन निकलेगा थायराइड से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा। अगला प्रश्न है, चौपायों के आमाशय कितने भागों में बटे? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? 4। अगला प्रश्न है हमारा, इधर नस्लें दी हुई दुधारू, इधर उनके प्रकार दो। दुधारू नस्ल कौन सी? इसमें जो साहीवाल है वो दुधारू नस्ल है। भार ढोने वाली अमृतमहल है। डुअल पर्पज हो गई देवनी विदेशी है। होल्स्टीन फ्रीजियन। दुधारू नस्ल हमारी साहीवाल है, भार ढोने वाली अमृतमहल, डुअल पर्पज यानी द्विप्रजनसी नस्ल देवनी विदेशी, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, रोग जिनका पशुओं से मानव या मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं। वे रोग जिनका जो है मानव से पशुओं में तथा पशुओं से मानव में संचार होगा वो जो अनोटिक्स डिजीज कहलाएंगे। वे डिजीज जिनका मानव से पशुओं या पशुओं से मानव में संचार होता है जो अनोटिक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गरीब की गाय कहलाती है? गरीब की गाय किसको बोलते हैं? भेड़, बकरी, भैंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बकरी है जो पुअर मेंस काऊ कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं कहलाएंगी भार ढोने वाली। केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं भार ढोने वाली कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर निकोलस सेपर, डब्ल्यू लुईस पास्चर, कोई नहीं, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा डिजीज जिसमें वायरस जनित नहीं? FMD जो है फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी वायरस से होता है। रेंडर पेस्ट, पोंका रोग, ये भी वायरस से होता है। और छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये भी वायरस डिजीज है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पैरा ट्यूबरकुलोसिस जो है ये वायरस डिजीज नहीं है। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेड काउ डिजीज का मानव रूप है। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। अगला प्रश्न है, मानव में रेबीज संचार किसके माध्यम से होता है? जल, वायु, भोजन, कुत्ते काटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मानव में रेबीज का संचार यानी ट्रांसमिशन जो होता है कुत्ते काटने से होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। इधर रोग हैं, इधर वेक्टर हैं। कौन सा वेक्टर कौन सा रोग फैलाएगा उसको सुमेलित करना है। जो मलेरिया होता है ये एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विलायती बबूल जिसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की किन भूमियों में उगाने के लिए संतुष्ट है? जो विलायती बबूल होता है इसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। किन भूमियों में उगाने के लिए उपयुक्त है या संतुष्ट है? जल प्लावित, शुष्क, लवणीय क्षारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवणीय क्षारी जो सॉइल होती हैं और उसमें विलायती बबूल
उगाने के लिए उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है? मध्य प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश का जो नीम है वो राज्य वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीम में औषधीय गुण, कीटनाशक एवं कवकनाशक के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ। नीम में औषधीय गुण या कीटनाशक या फंजीसाइड के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उसे बोलते हैं एजेडिरेक्टिन। नीम में एजेडिरेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों के छाये में उगाने हेतु उपयुक्त फसलें। कृषि वानिकी के अंतर्गत छाया में उगाने वाले फसलें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त हैं? लहसुन, प्याज, गेहूं, धान, अदरक, हल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदरक, हल्दी जो हैं उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री में छायादार वृक्षों के नीचे भी उगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देती है हल्दी और अदरक। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन 2008 में हुआ। अगला है, मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष अपने बहुउपयोगों के कारण कहा जाता है। जो मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष है अपने बहुउपयोगों के कारण क्या कहा जाता है? उसे शुभ बबूल बोलते हैं। शुभ बबूल को मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण वानिकी या रूरल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना होता है? जो रूरल फॉरेस्ट्री होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना। एग्रो फॉरेस्ट्री या रूरल फॉरेस्ट्री जो होती है ग्रामीण वानिकी उसका मुख्य उद्देश्य जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान, जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, घास रोपण विज्ञान कहलाता है। घास रोपण विज्ञान को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास रोपण विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी में सभी कृषिगत का प्रबंधन किए जाते हैं। कृषि वानिकी में जो सभी कृषिगत प्रबंधन है किसके अनुसार किए जाएंगे? फसल के अनुसार, वृक्षों के अनुसार, या दोनों, या कोई प्रबंधन नहीं। कृषि वानिकी में हम फसल के अनुसार जो है सभी कृषिगत क्रियाएं करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? पॉपुलर के साथ मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगा सकते हैं। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें गेहूं, गन्ना हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के लाभ हैं। कृषि वानिकी से क्या लाभ होते हैं? मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कम होता है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त। तो उपरोक्त सभी ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कृषि वानिकी के लाभ ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग निम्न के निर्माण में होता है। रेशा, प्लाईबोर्ड, माचिस, इमारतें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग प्लाईबोर्ड के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका या पहचान में जाना जाने लगा है? वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका में पहचानने लगे हैं? पॉल्यूशन सिंक के रूप में। वनों को हम पॉल्यूशन सिंक यानी प्रदूषण को कम करते हैं, सूंघ लेते हैं, उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वनों की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कापिसिंग शब्द का अर्थ है। कापिसिंग शब्द का क्या अर्थ है? वृक्षों का फूलना, वृक्षों को भूमि के निकट से एक समान ऊंचाई पर काटना, बीच बीच में वृक्षों को काटने में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कोपिसिंग का अर्थ होता है बीच बीच से वृक्षों को काटना, कोपिसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसलों के साथ
जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि विकास सुधार प्रमुख उद्देश्य हो। फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि का सुधार प्रमुख उद्देश्य हो, क्या कहलाएगा? एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन है जाना जाता है? किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन हो जाना जाता है? उसे बेर बोलते हैं। बेर जो वन वृक्ष है पानी को अत्यधिक अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, किस उपयोगिता क्षमता वर्ग की भूमियां एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है? 7 से 8 जो क्षमता वर्ग की सॉइलें होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के कुल वनों का कितना % क्षेत्रफल है? भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग 1.2% क्षेत्रफल है। भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग कितना % है? 1.2% क्षेत्रफल है इंडिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वनों के अंतर्गत आता है % के अकॉर्डिंग? इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जो जापान है उसका भौगोलिक क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है वो वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती भारत में प्रचलित है। जो शिफ्टिंग या झूम खेती है भारत में प्रचलित है किन क्षेत्रों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के होती है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती से विनाश होता है? शिफ्टिंग या झूम खेती से जंगलों का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिफ्टिंग या झूम खेती में जो है कि जंगलों को साफ करके खेती की जाती है जिससे क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरे स्थान पर लोग खेती करने लगते हैं। इसे ही शिफ्टिंग या झूम खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जिसमें जंगलों का विनाश होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? वृक्षों की खेती, दलहनी खेती, मछली पालन, लाख कीट। तो इसको बोलेंगे जो सिल्वीकल्चर होता है वो वृक्षों की खेती होता है। मछली पालन जो होता है पीसी कल्चर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, वृक्षों की खेती सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसल के साथ वृक्ष, चारे एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी प्रबंधन या मैनेजमेंट करने की प्रणाली है। फसल के साथ वृक्ष, चारा एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल के साथ चारा, पशुपालन, वृक्ष तथा भूमि का स्थायी मैनेजमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेत या फार्म के चारों ओर उगाने के लिए उपयुक्त वृक्षों की प्रजाति। खेत या फार्म के चारों ओर कौन से वृक्ष हम उगा सकते हैं? आम, आंवला, अमरूद है, बेर, महुआ, नीम, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, बबूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा डाउट वाला है। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अधिक एवं लंबी शाखाएं, छोटी एवं कम शाखाएं, धीरे बढ़ने वाली या भूमि से धीमी दर से पोषक प्राप्त करने वाली। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटी एवं कम शाखाएं वाली हों, जिससे क्या हो फसल पर ओछा कम लगे, छाया कम लगे, जिससे क्या होता है फसल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। कृषि वानिकी वृक्षों की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटे हों और कम शाखाएं उसमें हों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर का अर्थ होता है। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट है, पीसी कल्चर मछली पालन। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घासें हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घास कौन सी है? ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टाइलोसिंथस जो है वो दलहनी घास है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में अवस्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कूटों को सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है, बंगलोर विधि है, नाडेप विधि, सभी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियां हैं, इनको सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है उसकी खोज या जनक बोल सकते हैं वो CN आचार्य ने की थी। इंदौर विधि जो है उसको सर हार्वर्ड ने दिया था, बेंगलोर विधि को CN आचार्य ने दिया, और नाडेप जो थी वो नारायण देव राव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स जो है वो कुंवर जी भाई यादव से संबंधित है। इंदौर विधि दी है CN को सर हार्वर्ड ने, बेंगलोर विधि दी है CN आचार्य ने, नाडेप दिया है नारायण देवराव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स दिया है ऑप्शन नंबर 4 डी का 1 हो जा डी जो है कुंवर जी भाई यादव। अगला प्रश्न है, फेरोमोन प्रपंच इधर दिए और NPV बीविल नियंत्रण नीम कीटनाशी ये सभी दिए हुए हैं, इसमें कौन से कीट से संबंधित है उसको मैच करना है। तो इसमें जो फेरोमोन प्रपंच होते हैं उसको किसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? जो फेरोमोन प्रपंच है वो नर कीट को मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, फेरोमोन प्रपंच पहले का। ऑप्शन नंबर बी है कि NPV वायरस जो होता है, NPV वायरस का यूज करते हैं हम चने का जो फली बेधक इंसेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट में। और जो बीविल द्वारा नियंत्रण हम करते हैं किसका? बीविल के द्वारा हम जलकुंभी का नियंत्रण करते हैं। और जो नीम कीटनाशी होते हैं उनके द्वारा हम सूत्रकृमि का मैनेजमेंट करते हैं। नीम कीटनाशी के द्वारा सूत्रकृमि का मैनेजमेंट, बीविल द्वारा जलकुंभी का मैनेजमेंट, और NPV वायरस के द्वारा चने का फली बेधक, और फेरोमोन प्रपंच जो होते हैं नर कीट का मैनेजमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना के ट्रैप क्रॉप दी हो, कीट एवं बीमारियां दी हुई हैं, किस बीमारी को मैनेजमेंट के लिए कौन सी क्रॉप उगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसमें गन्ना के साथ ज्वार क्यों उगाते हैं? जब हम गन्ना के साथ ज्वार उगाएंगे तो जो गन्ने का तना छेदक होता है वो कम लगता है या उसका मैनेजमेंट हो जाता है। A3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान के साथ ढैंचा उगाएंगे तो किस कीट या बीमारी का प्रकोप कम होगा? धान के साथ अगर ढैंचा उगाते हैं तो जो धान का टुंगरू वायरस डिजीज होता है उसका वो कम लगता है, उसका मैनेजमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, कपास के साथ भिंडी उगाएंगे तो कपास का गुलाबी कीट जो होता है उसका मैनेजमेंट हो जाता है। और परवल के साथ अगर गेंदा उगाएंगे तो डी का हो जाएगा इसमें 2, यानी सूत्रक्रम। परवल के साथ गेंदा उगाने पर सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाता है। गन्ना के साथ ज्वार की अगर ट्रैप क्रॉप उगाएंगे तो गन्ने के साथ ज्वार तो गन्ने का तना छेदक, धान के साथ ढैंचा तो टुंगरू वायरस धान का, कपास के साथ भिंडी तो गुलाबी कीट कपास का, परवल के साथ गेंदा तो सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाएगा। निमाटोड भी बोलते हैं सूत्रक्रम को। अगला प्रश्न है, भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव बाजार में निम्न नाम से उपलब्ध हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं किस नाम से बाजार में उपलब्ध हैं? माइक्रोफास, सुपरफास, फास्फोबैक्टीरिया। तो ये सभी राइट हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रोफास, सुपरफास और फास्फोबैक्टीरिया आदि नामों से उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भूमि में फास्फोरस को घोलने वाले कवकों में मृदा में सर्वाधिक संख्या पाई जाने वाले वेम जीनस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ग्लोमस स्पीसीज हैं वो में घोलने वाले जो फास्फोरस हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है ग्लोमस स्पीसीज की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनेक कीटों में नियंत्रण हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। वर्तमान समय में अनेक कीटों के मैनेजमेंट हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है, उसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अधिकतर कीटों के जैविक मैनेजमेंट में हम बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट ग्रब इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए किसका हम यूज करेंगे, कौन सा जीवाणु यूज करेंगे? व्हाइट ग्रब कीट के मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर 3 बी पोपिलियलिस जो है उसका मैनेजमेंट करता है ये व्हाइट ग्रब कीट का, बी पोपिलियलिस। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने किस प्रोग्राम को वर्ष 2000 में लॉन्च किया?
कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने NPOP प्रोग्राम को स्टार्ट किया था सन 2000 में। अगला प्रश्न है, मैच करना इसमें। आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता NPOP की स्थापना, होमा फार्मिंग का मानकीकरण, बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना। तो इसमें जो आधुनिक जैविक कृषि है उसके जन्मदाता हैं सर अल्बर्ट हावर्ड हैं। आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता सर अल्बर्ट हावर्ड। NPOP की स्थापना जो 2000 में की गई थी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा, और जो होमा फार्मिंग का मानकीकरण है उसको किया था गजानन महाराज ने। होमा फार्मिंग का मानकीकरण गजानन महाराज। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु उपयुक्त हरी खाद फसल है। ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा जो है ये दलदली, ऊसर या जलमग्न भूमियों के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। अगला प्रश्न है, शक्तिमान नई किस्म है। शक्तिमान किसकी नई किस्म है? गेहूं, चावल, चना, मक्का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिमान जो है मक्का की किस्म है। अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड किसकी नई किस्म है? चावल, सरसों, गेहूं, आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिका मिस्टम यानी भेंट की वैरायटी है पूसा गोल्ड। अगला प्रश्न है, पूसा 1088, 1103, 1105 ये किसकी वैरायटीज हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा 1088, 1103, पूसा 1105 ये सभी चना की वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पूसा करिश्मा और महक नई किस्में हैं। पूसा करिश्मा और महक किसकी नई किस्में हैं? पालक, सरसों, बथुआ, मरंथस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पूसा करिश्मा और महक जो है सरसों की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, पूसा अरोड़िमा और पूसा सूर्या किसकी नई वैरायटीज हैं? आम, नींबू, अमरूद, बेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा अरोड़िमा और पूसा सूर्या ये मैंगो की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वा, ऊर्जा और पूसा विशेष किसकी नई वैरायटीज हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्वा, ऊर्जा और पूसा करिश्मा है ये व्हीट की नई वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, डीजीवूजन किसमें बोनेपन का स्रोत है? गेहूं, मूंगफली, बाजरा, चावल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो डीजीवूजन होता है वो धान यानी चावल में जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, और व्हीट में जो बोनेपन के लिए होता है वो नोरिंटन होता है। 112 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डीजीवूजन जो है चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, और नोरिंटन जो होता है व्हीट में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात होता है। लीफ एरिया अनुपात, हार्वेस्ट इंडेक्स, कुल हार्वेस्ट या कुल बायोमास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात जो होता है उसे हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। प्लांट टाइप धारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? जेनिंग, डोनाल्ड, फिनले या रामुसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लांट टाइप अवधारणा है ये जेनिंग के द्वारा 1964 में डेवलप की गई। अगला प्रश्न है, पौधे में सूखे की परिस्थिति में किस स्तर में वृद्धि होती है? पौधे में सूखे की परिस्थिति में किसके स्तर में वृद्धि होगी? ABA, थाइलिन, प्रोलिन या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे में सूखे की परिस्थिति में ABA, थाइलिन, प्रोलिन इन सभी के स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की धारणा किसने दी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की धारणा किसने दी? नेल्सन, वांडर प्लांक, रॉबिन्सन या रसेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की अवधारणा वांडर प्लांक ने 1963 में दी। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा किसने दी? फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा किसने दी? बैरस ने दी, डीबेरी, रॉबिन्सन या रसेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजिकल रेसेज की अवधारणा जो है बैरस के द्वारा 1911 में दी गई। अगला प्रश्न है, गेहूं में ए जीनोम का स्रोत है। गेहूं में ए जीनोम का स्रोत क्या है? ट्रिटिकम यूरेटस, ट्रिटिकम डिकोइडस, ट्रिटिकम ड्यूरम या ट्रिटिकम टर्जिडम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में ए जीनोम का स्रोत ट्रिटिकम यूरेटू है। अगला प्रश्न है, ब्रेसिका नाइग्रा व ब्रेसिका कंप्रेचिस संकर से उत्पन्न अम्प्ली डिप्लॉइड है यानी उभय द्विगुणित हैं।
बेसिका नाइगरा और बेसिका कैम्प्रेटिस से क्या डेवलप हुई थी? बेसिका जिन्सेरिया। 119 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। बेसिका नाइगरा और बेसिका कैम्प्रेटिस के क्रॉस से बेसिका जिन्सेरिया डेवलप हुई है, उभय द्विगुणित है। अगला प्रश्न है बीटीटी संबंधित है। बीटीटी संबंधित चावल से मक्का, गेहूं, जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बीटीटी है वो जौ से संबंधित है। अगला प्रश्न है त्रिगुणित सामान्यता होते हैं। त्रिगुणित सामान्यता होते हैं स्टेराइल, फर्टाइल या मेल स्टेराइल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो त्रिगुणित होते हैं सामान्यता स्टेराइल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मानव निर्मित अनाज है। प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन है? ट्रेटिकेल है, पोमेटो, रेफेनो, ब्रेसिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रथम मानव निर्मित अनाज है वो ट्रेटिकेल है। इसका विकास रिम्पो के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटालिस्ट या साइब्रिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका भित्ति रहित कोशिका को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक दशा जिसमें अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न F1 ओजस्वी एवं फर्टाइल होते हैं। एक दशा जिसमें अंतर स्पीसीज संकरण से उत्पन्न F1 ओजस्वी और फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो F2 हैं संतति कमजोर और स्टेराइल होते हैं, इसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी या हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक दशा जिसमें जो F1 जनरेशन होती है वो ओजस्वी और फर्टाइल होती है, लेकिन जो F2 जनरेशन है वो कमजोर स्टेराइल होती है, इस चीज को बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेक डाउन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता कहलाती है। संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता क्या कहलाएगी? संकर बंध्यता, हाइब्रिड ब्रेक डाउन, संकर जीवन अयोग्यता या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की जो अयोग्यता इनबिलिटी है वो संकर बंध्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है संकर ओज यानी हेट्रोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? डेवनपोर्ट, सल, हल या ईस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो संकर ओज शब्द है सल के द्वारा 1914 में दिया गया था। हेट्रोसिस वर्ड सल के द्वारा 1914 में दिया गया। अगला प्रश्न है अधिकतम समानता यानी हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी किसमें मिलती है? डबल क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, सिंगल क्रॉस या थ्री वे क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अधिकतम समानता यानी हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी वो सिंगल क्रॉस में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है डबल टॉप क्रॉस कहलाता है। डबल टॉप क्रॉस क्या है? ए इंटू बी ओपीवी क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। जो डबल टॉप क्रॉस है वो ए इंटू बी इंटू ओपीवी है। अगला प्रश्न देखेंगे संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? डोमिनेंस हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? डेवनपोर्ट, ईस्ट, हल या सल ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो संकर ओज की प्रभाविता अवधारणा डोमिनेंस ऑफ हाइपोथेसिस जो सबसे पहले डेवनपोर्ट ने 1908 में दी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है संकर ओज यानी हेट्रोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? हेट्रोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी मेथड काम में लेंगे? एपोमेक्सिस, पॉलीप्लॉइड, एसेक्सुअल या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संकर ओज को स्थिर करने के लिए हम अनिषेक जनन, बहुगुणिता और अलैंगिक जनन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन लाइन को क्या बोलते हैं? परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य जो या ट्रू ब्रीडिंग लाइन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें इनब्रेड बोलेंगे। परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन लाइन को इनब्रेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति क्या कहलाएगी? पोर लाइन, क्लोन या इनब्रेड या स्ट्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति होती है वो क्लोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है एक समयुग्मज यानी सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति कहलाती है। एक समयुग्मज यानी सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति क्या कहलाएगी? प्योर लाइन, क्लोन, लैंड्रस या इनब्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संगत जो होती है वो प्योर लाइन कहलाती है। सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की जो संतति है वो प्योर लाइन कहलाएगी।
अगला प्रश्न है प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जोहानसन के द्वारा, बेटसन, यूल या निकलसन हेल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्योर लाइन जो थ्योरी है वो जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित की गई। अगला प्रश्न है लिंकेज यानी कि घटना सबसे पहले किसने देखी? जो लिंकेज है सहलंगता, इसकी घटना सबसे पहले किसने देखी थी? बेटसन एवं पुनेट, मार्गन, हुगो डे व्रिज या मेंडल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिंकेज की जो घटना है सबसे पहले बेटसन एवं पुनेट के द्वारा देखी गई। अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? लीडरबर्ग, टेटम, यूलर एवं स्टाडलर, वाटसन एवं क्रिक या बीटल एवं टेटम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है बीटल एवं टेटम के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है जीन नियमन की ओपेरान अवधारणा किसने दी? जीन नियमन की ओपेरान धारणा किसने दी? बीटल एवं टेटम, जेकब एवं मोनार्ड, वाटसन एवं क्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीन नियमन की जो ओपेरान धारणा है वो जेकब एवं मोनार्ड के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला? उत्परिवर्तन, आरएनए संश्लेषण, आनुवंशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में आनुवंशिक कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेट कोशिका में सही क्रम को दर्शाता है? कौन सा सेट है कोशिका में सही क्रम को दर्शाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन संश्लेषण। अनुलेखन, अनुवादन और प्रोटीन संश्लेषण ये है सही क्रम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाता है? गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए अगुणित, एक गुणित, दो गुणित या बहुगुणित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो युग्मक गुणसूत्र यानी गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा होता है वो अगुणित होता है। 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाएगा? 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा अगुणित, असुगुणित या विषम गुणित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा असुगुणित होता है और जो है गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा अगुणित होता है। अगला प्रश्न है बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी? बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी? क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, केस्मोगेमी या डाइकोगेमी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया जो है क्लिस्टोगेमी कहलाती है। अगला प्रश्न है एक स्थिति जिसमें एक जीन से दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देते हैं जब वे दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रभाविता, एपिस्टेटिस, दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एपिस्टेटिस वह स्थिति है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है जब वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न 2n-1-1 2n-1-1 गुणसूत्र संगठन वाला व्यक्ति कहलाता है। मोनोसोमिक होता है, डायसोमिक, डबल मोनोसोमिक या डबल ट्राइसोमिक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डबल मोनोसोमिक। 2n-1-1 क्रोमोसोम संगठन वाला व्यक्ति डबल मोनोसोमिक कहलाता है। अगला प्रश्न है स्वपरागण यानी सेल्फिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेल्फिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? सी। या विषम युग्मता को घटाएगा। सेल्फिंग विषम युग्मता को कम करता है, घटाता है। अगला प्रश्न टेंटिकल है। टेंटिकल क्या अंतर जाति है, अंतरा जाति है, इंटरजेनरिक है, इंट्राजेनरिक है? तो टेंटिकल क्या है? 154 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंटरजेनरिक है। टेंटिकल एक इंटरजेनरिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है बंद गोभी किस कारण से परपरागित है? पुष्पाकृत, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इंकोपाबिलिटी या प्रोटोएंड्री? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनिश्चितता यानी स्व अनिश्चितता, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण बंद गोभी जो है वो परपरागित है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है।
अगला प्रश्न है, मक्का में पर परागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगाइनी है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का में पर परागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किनके लिए उपयोगी है? बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किसके लिए उपयोगी है? फल वर्गीय फसलों के लिए, सब्जी वर्गीय फसलों के लिए, या छोटे दाने वाली फसलों के लिए, पुष्प वर्गीय फसलों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटे दाने वाली फसलों के लिए जो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग है वो उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई गई कि F2 पीढ़ी में प्रबलता कितनी कमी होगी? मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई गई है कि F2 पीढ़ी में प्रबलता में कितनी कमी होगी? तो 1/10। 159 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अनिषेक जनन यानी एपोमिक्सिस में संतति किसके निकटतम होती है? एपोमिक्सिस में संतति किसके निकटतम होगी? नर जनक, मादा जनक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 168 का ऑप्शन नंबर बी। जो अनिषेक जनन यानी एपोमिक्सिस में संतति है वो मादा जनक के निकटतम होती है। अगला प्रश्न है, F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाएगी? F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाएगी? हेटेरोबिलिटी, ल्यूसेंस, आर्थिक संकरोज, या रिलेटिव संकरोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर जो श्रेष्ठता है वो आर्थिक संकरोज कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, मक्का में इनब्रेड लाइन किसके द्वारा बनाए रखी जाती हैं? स्वपरागण, परपरागण, सिव पॉलिनेशन, या ओपन पॉलिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का में जो इनब्रेड लाइन है वो स्वपरागण के द्वारा बनाए रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, NBPGR कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, लखनऊ, बीकानेर, करनाल, या नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी कंपोनेंट लाइनें काम में ली जाती हैं? इनब्रेड लाइनें, सिंगल क्रॉसेज, टॉप क्रॉसेज, या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी काम में ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है? जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होगा? न्यूनता, अधिकता, डिजेनरेशन, या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीन में न्यूनता, अधिकता, डिजेनरेशन, सभी से म्यूटेशन होता है। अगला प्रश्न है, रिवर्जन किसके कारण होता है? जीन क्रिया के उत्परिवर्तन, या जीन परिवर्तन व उत्परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जीन रिवर्जन है किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।